जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका अपना डॉक्टर गजेंद्र सिंह। तो आज है 15 अगस्त और सबसे पहले आपको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि भारत हमारा इसी तरीके से प्रगति करे। एक चार शब्द मुझे याद आ रहे हैं आज। भारतवर्ष जो कि दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में सबसे उज्जवल और सबसे सुखद और सबसे सफल डेमोक्रेसी रहा है, तो हम उसको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं हमारे भारतवर्ष को। और ईश्वर करे कि हमारे पूरे भारतीय और भारत की जो पूरी व्यवस्था है वो सटीक रूप से चलती रहे और हम लोग भी भारत की व्यवस्थाओं में अपने लेवल पे जिस भी तरीके से कर सके बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करें। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं ए वतन तुमको अभी कुछ और भी दूं, तुमको अभी कुछ और भी दूं। तो भारत को हम क्या दे सकते हैं? भारत भाग्य विधाता, एक राष्ट्रगान की जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन मुझे लगती है, भारत भाग्य विधाता। इस लाइन को आप अपने जीवन का ध्येय बना लीजिएगा कि हम जीवन में कहीं पर भी रहें, कुछ भी करें, या हमारे जीवन की जो भी इच्छा आकांक्षाएं हो, तो उसमें सर्वोपरि हमारा भारत होना चाहिए, जो हमारे डेस्टिनेशन का, हमारे पूरे भाग्य और हमारे आने वाले सारे गंतव्य के केंद्र में हमारी भारत को हम रखें, अपने दिल में हम भारत को रखें। यह हमारी एक प्रेरणा होनी चाहिए और ईश्वर करे कि हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़े और अपने लेवल पर किसी भी तरीके से ध्यान रखना। और आप यही कर सकते हो जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहें उसमें। आप अभी आपका लक्ष्य एक शिक्षक बनना है, तो मैं आपको यही शुभकामना दूंगा आज के दिन कि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और भारत सरकार और अपने राज्य सरकारों में जहां पर भी आप स्थापित हो, आप देश के रूप में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें। यह मेरा शुभाशीष, ये मेरी शुभकामनाएं। प्यारे अभ्यर्थियों, तो आज जो मेरा डिस्कशन है वो रहेगा जलवायु का। आज मैं सिर्फ आपको सवाल नहीं कराने वाला हूं, पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद याद रखना हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर दैट वन? इससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना, आज 15 तारीख है, यानी 14, 15 और 16 ये 3 दिन आपके जो अध्ययन डेज का पूरा माहौल चला है, 14 दिन, 14 वाला तारीख पूरा हो चुका है, आज 15 और कल 16, यानी 16 तक आपको ध्यान रखना। ये हैवी डिस्काउंट के साथ, यानी हैवीएस्ट डिस्काउंट अब तक का अध्ययन मंत्रा का आपको यहां पर मिल रहा है। तो चूंकि DSSB की हम यहां पर जनरल पेपर के हिसाब से आज बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही बताऊंगा कि आज और कल, यानी अब 2 दिन आपके पास बचे हैं, तो आप इस हैवी डिस्काउंट के साथ इन तमाम कोर्सेज में आप हिस्सा बन सकते हैं। अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर जाकर या सीधा www.liveadhyanmantra.com पर जाकर आप इसका हिस्सा बन जाइएगा। ठीक है? करना क्या है? जैसा कोर्स वैसा कोड। आप अगर जनरल पेपर के लिए बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपने यहां पर जो कोड है वो क्या लगाना है? जनरल पेपर का कोड लगाना है, जीपी। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, आप सब्जेक्ट पेपर में बात कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट का कोड लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं या पूरा अगर आपको कंप्लीट यहां पर पैकेज चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मैं यहां पर और बताता हूं, सारे के सारे बेटा, है ना। देखो, कोड आपके लिए, कोड में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। जैसे जनरल पेपर का आपको, चाहे जनरल पेपर आपका DSSB का, KVS का, NVS का, EMRS का या UGC नेट का, तो उसके लिए आपको डिस्काउंट पाने के लिए यूज कोड करें जीपी। जैसे मैंने कहा कि जैसा कोर्स वैसा कोड, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिएगा, अगर आप PRT के लिए इच्छुक है तो अभी बहुत ज्यादा हेवी डिस्काउंट के साथ, यानी आजादी का ये सबसे बड़ा डिस्काउंट है इस 2024 का अध्ययन मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे, अध्ययन मंत्रा के कनेक्टेड ऐप पर। तो PRT आपका ये राशि रहेगी और आप इसको कोड यूज करिएगा PRT। इसी तरीके से बच्चे सब्जेक्ट में अगर आप बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपके DSSB, KVS, NVS, EMRS और BPSC, जो भी आपका लक्ष्य है, तमाम कोर्सेज अवेलेबल है, आप इसका हिस्सा जरूर बनिएगा इस डिस्काउंट के साथ। और जैसे मैंने कहा कि ये कल तक और रहेगा, कल 16 तारीख है, कल तक ध्यान रखिएगा ये और रहेगा, उसके बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। इसमें आप ये कोड T सब्जेक्ट लगाइएगा और अगर आप PGT की बात कर रहे हैं तो आप इसमें जो कोड यूज करोगे वो आपका PGT सब्जेक्ट, यानी PGT से एब्रीवेशन उठा लेना PSUB, ये आपका कोड रहेगा। तो क्लियर है भाई? तो सबसे पहले आप इस चीज को मैंने थोड़ा सा टाइम लेके इसलिए बताया क्योंकि ये जरूरी था, इसके बारे में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले सुनो, यहां पर आज आपको बड़ा आनंद आने वाला है क्योंकि मैं आज आपको थ्योरी, कई बार आप बोलते हो कि सर क्लास को सिर्फ MCQ में, कई बार आपकी डिमांड होती है थ्योरेटिकल डिस्कशन में, तो आज हम थ्योरी से शुरू करेंगे। सीखने के बाद हम कुछ सवाल यहां पर लेंगे जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर लो कि सीखने के बाद आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। चलिए, तो मुझे क्लाइमेट में देखो आपके क्या क्या जनरल पेपर में क्या आपकी तासीर होती है क्लाइमेट वाले, जलवायु वाले एस्पेक्ट से। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, क्लाइमेट में जो वर्ल्ड के, यानी हमारे अर्थ के जो इंपॉर्टेंट मेजर जो क्लाइमेटिक रीजन्स है, मुख्य क्लाइमेटिक क्षेत्र में कौन कौन से, जैसे आपके जो सवालों पे मैं बात करूं तो क्वेश्चंस में बच्चे
इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट यानी जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। सवाल भी मैं लूंगा, बने रहिएगा पूरी क्लास में, पूरे क्लास में बने रहिएगा, बहुत शानदार तरीके से पहले सीखेंगे फिर क्वेश्चन भी लेंगे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, उसके अलावा देखो इक्वेटोरियल क्लाइमेट कौन सी होती है, वो जलवायु क्षेत्र जो कि आपको 0 डिग्री से, ध्यान रखना, 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में। ये मैं इसलिए इस क्लास को आज लिया है स्वतंत्रता दिवस पे, क्योंकि मैंने देखा है कि क्लाइमेट में विद्यार्थियों की जो जनरल नोशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी मेनी ऑफ यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि कौन सी क्लाइमेट किस जोन में है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने में आया हूं। आज ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या करो, व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप पूरा एक ग्लोब बना लीजिए। मैं अभी आपको बता देता हूं कि क्लाइमेट को किस तरीके से आप बेहतर तरीके से, और आपको यहां पर जीए में ध्यान रखना, ये आप लाइन खींचो, आप जानते हो 0 डिग्री, और ये लाइन खींचो 90। ठीक है भाई, तो इसको आपने 0 से 90 तक, सामान्य अध्ययन में 0 से 90 तक जो महत्वपूर्ण मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स हैं, जो मुख्य जलवायु प्रकार हैं, उनकी एक बेहतर समझ आपको होनी चाहिए। जैसे यहां से शुरू करो 0 से 90 तक, तो 0 से, जैसे मैंने बच्चे कहा, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, सीधा याद रखना, इस तरीके से हम 90 तक आगे बढ़ेंगे। तो 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री साउथ दक्षिण, ये जो जलवायु क्षेत्र है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, वी कॉल इट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, हम बोलते हैं इसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के ब्रैकेट में इसका अक्षांश लिख दो, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अब ये, इसको दो नाम है हिंदी में, इसको आप विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश भी बोलते हो, और याद रखना इसको आप भूमध्य रेखीय जलवायु भी बोलते हो। तो सबसे पहले आपको इसको लेटीट्यूड यानी एक आइडेंटिकल लेटीट्यूड याद हो गया, 0 से 10, है ना। अब अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी चाहिए बेटा। वर्ल्ड में अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये हम लोग यहां पर वर्ल्ड की नक्शा की बात करते हैं, एक नोट टू स्केल मानचित्र पे इसको थोड़ा आराम से देखा जा सकता है। देखिएगा, ये हमने मान लिया 0 डिग्री। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये 0 डिग्री के आजू बाजू का 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ का ये जो पूरा क्लाइमेट है विद्यार्थियों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो आपको पता है कि इक्वेटर पे सर्वाधिक इंसोलेशन प्राप्त होता है। 0 डिग्री पे याद रखना मैक्सिमम क्या होता है, इंसोलेशन प्राप्त होता है, मैक्सिमम सूर्य तप प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होगी। यहां का जो औसत तापमान है वो 23 से 27 डिग्री। आपको तापमान नहीं याद रखना है, तो मैं जिस कंसेप्ट पे आपको लेके जा रहा हूं उसको सुनना। एक तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम इंसोलेशन, वी नो इट वेरी वेल, और दूसरा आपको यह भी पता है कि ये जो 0 से 10 डिग्री है, इसी में ही आपका डोल्ड्रम एरिया है, यानी 0 से 10 डिग्री में गर्मी ज्यादा है, इंसोलेशन अधिक है। तो यहां पर डेली व्यवस्था क्या है, हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है दोपहर के 3-4 बजे जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, और इस एरिया में आप देखना डेली बारिश होती है। ये जो क्षेत्र है इक्वेटोरियल, इसलिए तापमान की अधिकता प्लस याद रखना रेनफॉल यहां पर बहुत ज्यादा है, प्रतिदिन बारिश होती है। यानी कई बार पूछा जाता है कौन सा जलवायु क्षेत्र है जिसमें वास्तव में कोई आपका ड्राई सीजन होता ही नहीं है, यानी 12 महीने यहां पर बारिश होती है। डेली बारिश का मतलब यह हो गया देयर इज नो ड्राई सीजन। तो कभी भी आपसे पूछे कि भाई कौन सी जलवायु क्षेत्र है जिसमें देयर इज नो ड्राई सीजन, जिसमें कभी भी कोई शुष्क मौसम नहीं होता, यानी जिसमें रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर मिलती है, तो साल भर वर्ष भर बारिश वाला क्षेत्र डियर स्टूडेंट, वो आप क्या बताओगे, वो आप बताओगे ये वाला ही, ध्यान रखना। वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, यही है इक्वेटोरियल क्षेत्र, 0 से 10 डिग्री वाला, वर्ष भर वर्षा। इसको आप 2-4, अब जब जनरल पेपर में पढ़ रहे हैं तो मुझे वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अब ये बारिश होती कब है, ध्यान रखना, ये बारिश होती है कोई सुबह उठते ही बारिश थोड़ी हो जाएगी। सुबह उठते ही जैसे सूर्योदय हुआ, मान लो आज 5:48 पे हुआ, जैसे जैसे दिन परवान चढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी। तो दिन में मैंने कहा था आपको, कल की क्लास में भी कहा था मैंने आपको कि भाई 3 से 4 बजे का जो तापमान होता है वो अधिकतम होता है। तो 3 बजे तक यहां पर हवा इतनी गर्म हो जाती है कि गर्म हवा क्या हल्की होकर ऊपर उठेगी, और यदि उसमें मॉइस्चर है तो धीरे धीरे ठंडी होकर बादल बनाएगी और बारिश करेगी। तो ये बारिश वाला जो टाइम है ये होता है 3 बजे, 3 से 4:30 वाला बारिश है ना, ध्यान रखना। इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो बेसिकली 4 बजे 4 o'clock रेनफॉल, इसी को आप बोल सकते हो 4 बजे वर्षा वाला क्षेत्र, इसी को आप बोल सकते हो डेली आफ्टरनून शावर का क्षेत्र। ये सारे तिकड़म है जो एग्जामिनर कई बार आपको यूज करता है, तो सारी लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये बारिश की टाइमिंग के आधार पर सवाल बनता है कि भाई 4 o'clock रेनफॉल
4 बजे वाली वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो 4 o'clock रेनफॉल वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल वो आपका कौन सा है? वो है आपका ये वाला ही, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र। आपसे कहे डेली दोपहर वर्षा, हिंदी में अगर मैं कहूं तो दोपहर वाली वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, या दोपहर वाली वर्षा यानी डेली आफ्टरनून शावर, वो आपका यही है। अब सुनो, अब इसको हम जोड़ेंगे दूसरे अंदाज में। आपको पता है कि यहां पर तापमान भी बढ़िया है और यहां पर बारिश डेली होती है, यानी पानी की कोई कमी नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो 0 से 10 डिग्री एरिया है, यहां पर वनस्पति अच्छी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। यहां पर वेजिटेशन, पेड़ पौधे, जंगल होंगे या नहीं होंगे? जबरदस्त रूप से होंगे। आप ध्यान रखना, पूरे धरती पे, पूरे पृथ्वी पे सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत और सबसे मेस्मराइजिंग जो वेजिटेशन कवर है, जो रेन फॉरेस्ट है, वो आप कभी भी चेक कर लेना, इसी 0 से 10 डिग्री वाले एरियाज में होंगे। याद रखना, हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि आप देख लीजिए, आपने अमेजन के जंगल सुने होंगे, आपने अमेजन के वर्षावन सुने होंगे, आपने कोंगो के वन सुने होंगे, आपने दक्षिणी पूर्वी एशिया के रेन फॉरेस्ट सुने होंगे। वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो सारे के सारे इसी में आते हैं। ध्यान रखना, इसी आपके जिसको आप बोलते हो इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यस और नो? तो एक एड और कर दो इसमें कि भाई कभी भी आपसे पूछे पृथ्वी पर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहां देखने को मिलती है, पूरे हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक जो बायोडायवर्सिटी है, यानी मैक्सिमम जैव विविधता, जैव विविधता में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आ जाते हैं। ध्यान रखना, जैव विविधता में प्लांट, फ्लोरा और फोना दोनों इंक्लूड होते हैं। तो यह भी आपके सवाल, एग्जाम में छपने वाला सवाल है कि मैक्सिमम जो बायोडायवर्सिटी है वो आपको कहां प्राप्त होती है? बता दीजिएगा, इक्वेटोरियल क्षेत्र में। कारण क्या है? 2 कारण है। अरे आप मुझे ये बताओ, मैं तो बड़ा व्यवहारिक भूगोल पढ़ाता हूं ताकि कंसेप्ट बने आपका। बेटा कोई भी पेड़ है या कोई भी जीव है, उसको ग्रो करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए जो कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। हम लोग ज्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकते, हम लोग ज्यादा सर्दी में भी नहीं रह सकते। टुंड्रा क्षेत्र खाली पड़ा है, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र खाली पड़े हैं, देख लीजिए जाके। ठीक है, क्या समझे इससे? यानी बायोडायवर्सिटी के लिए, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आते हैं, उसमें आपको एक आदर्श तापमान भी चाहिए होगा और आपको पानी की आवश्यकता रहेगी, पानी का कोई भी फॉर्म हो। और ईश्वर की कृपा से या ज्योग्राफी की प्राकृतिक दशाओं के तहत आप देख लो कि इन क्षेत्रों में, इक्वेटर में आपको अभी बात की कि तापमान भी बढ़िया है, मैक्सिमम इंसोलेशन है, उतनी गर्मी नहीं है जितना 30 डिग्री पर है ना, तापमान आदर्श है, और दूसरा डेली बारिश हो रही है, यानी पानी की कोई कमी नहीं। तो भैया वनस्पति क्यों नहीं होगी? ये बताओ मुझे, समझ में आई बात? कई इसमें वनस्पति इतनी ज्यादा सघन है कि कई बार इसको मलेरिया क्लाइमेट भी बोलते हैं। पूछा जाएगा आपसे, लिख लेना, किस जलवायु को बेटा मलेरिया जलवायु कहते हैं? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? बताइएगा कि भाई ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ये जो विषुवत रेखीय जलवायु है, ये जो भूमध्य रेखीय जलवायु है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही मलेरिया। देखो ये मलेरिया क्लाइमेट पुरानी किताबों में लिखा है, क्योंकि मैंने तो सारी किताबें पढ़ रखी है इसलिए कह रहा हूं, पुराने जो पब्लिकेशंस है उनमें ये वर्ड यूज हुआ है, मलेरिया क्लाइमेट। और एग्जामिनर भी कई बार, ज्यादातर जो आप एक पेपर सेटर होते हैं, पेपर बनाने वाले, वो एक्सपीरियंस्ड ही होते हैं, उसी पुरानी पीढ़ी के ही हैं ज्यादातर, तो कई बार सवाल छाप देते हैं, बताओ मलेरिया क्लाइमेट। तो याद रखना, मलेरिया जलवायु कभी भी पूछे तो क्या कहोगे? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्यों मलेरिया क्लाइमेट? बिकॉज बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन है, पानी बरसता रहता है, नीचे मच्छर, कीड़े, इंसेक्ट, ये सारे पैदा होते हैं, मलेरिया क्लाइमेट इसे कहा जाता है। उसके अलावा एक चीज यहां पर और महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने अभी आपको कहा यहां पर कि इसमें वनस्पति का आप उदाहरण भी दे देना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा कि जैसे देखो ये आपके यहां पर अमेजन के, ये कौन से वन है बेटा? अमेजन। अमेजन के वर्षावन कहां है? इक्वेटोरियल क्षेत्र में ही, जो कि लैटिन अमेरिका के लगभग 8 देशों में फैले हैं। ध्यान रखना, अमेजन के वर्षावन, ये अमेजन के वर्षावन जाने जाते हैं अपनी अद्भुत प्राकृतिक दशाओं के लिए, अद्भुत अपनी मेस्मराइजिंग वेजिटेशन के लिए, आत्ममुग्ध कर देने वाले वनस्पति के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए। इतना ज्यादा बड़ा एरिया ये जो कि वनस्पति के अधीन है। कहते हैं कि अगर अमेजन जितने क्षेत्र में फैला है, उसको अगर एक देश डिक्लेयर कर दें, एक कंट्री डिक्लेयर कर दें, तो वो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कंट्री होगा। इतना बड़ा एरिया है अमेजन का। और आपको पता है, जितना ज्यादा वनस्पति होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन की क्षमता यहां पर ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसलिए याद रखना,
ये जो अमेजन के वर्षावन है प्रिय अभ्यर्थियों, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें आप लोग लंग्स ऑफ द अर्थ। यानी आज के मेरे क्लास के एक एक पॉइंट में आपके आने वाले सवालों की एकदम परिपाटी मैंने रख दी है, ध्यान रखना। इसलिए पूरी क्लास को शिद्दत से देखिएगा। बिल्कुल, लंग्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है हमारे रेन फॉरेस्ट को। और कौन से रेन फॉरेस्ट को? अमेजन वाले, कोंगो वाले या साउथ ईस्ट एशिया वाले? अमेजन वाले, ध्यान रखना, अमेजन के वर्षावनों को। इसी से मुझे एक चीज और याद आ रही है। हालांकि वर्षावन वो होते हैं जो कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में ग्रो करते हैं, ध्यान रखना। कहने को तो हमारे केरल वाले, पश्चिमी घाट वाले, अंडमान निकोबार वाले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाली जो वनस्पति है वो भी एवरग्रीन है। तो इसके लिए आप अगर, क्योंकि मेरा विद्यार्थी चाहेगा कि मैं सटीकता से याद करूं, तो बारिश कम से कम कितनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं, एक एग्रीगेट डेटा कि जनवरी से लेकर दिसंबर, यानी जो एनुअल रेनफॉल है, जो वार्षिक वर्षा है, वो आपकी कम से कम 200 सेंटीमीटर प्लस यदि है, तभी भैया इतनी सुंदर वनस्पति वहां पर विकसित हो पाएगी। समझ में आ गई बात? अब देखो, हमने रेन फॉरेस्ट कहा, जमीन वाले जो, यानी हमारे जो धरातल के रेन फॉरेस्ट है वो तो ये हैं अमेजन वाले। अगर मान लो आपसे पूछ ले जीए में कि भाई महासागरों के वर्षावन किसे कहा जाता है, बताओ किसे कहोगे? बताइए, महासागरों के जो वर्षावन है वो किसे कहा जाता है? बेटा मैं मैसेज ही पढ़ता रहूंगा तो ध्यान रखना, आपको यहां पर हमारा टाइम चला जाएगा बिल्कुल ही, है ना। इसलिए आपको पता है कि मैं पढ़ाता हूं तो मैसेज थोड़े कम देखता हूं। आप सबके मैसेज मुझे विजिबल है, चिंता मत करो भाई, क्योंकि आज थ्योरेटिकल डिस्कशन चल रहा है तो किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं लेना। आप पूरे क्लास को सीधे से देखिए, सबके मैसेज यहां मुझे विजिबल है, आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। फोकस करो इस पे। तो वर्षा, महासागरों के वर्षावन किसको बोलते हैं? महासागरों के वर्षावन कोरल्स को कहा जाता है बेटा, प्रवाल को कहा जाता है, लिख लेना। कोरल सुने आपने? कोरल्स, प्रवाल, मूंगे चट्टाने। कोरल्स, हालांकि मैं आपको बता दूं, कोरल जो है, प्रवाल जो है, वो कोई पेड़ नहीं है। कोरल एक जीव होता है, कैल्सीरियस जीव है। यानी अगर और आसान करूं तो जिसकी शारीरिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेटिक से, जैसे हमारी हड्डियां हैं वैसे उनकी हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेटिक है। वो मरने के बाद चट्टाने, यानी वो उसका लिथिफिकेशन होकर मूंगे की चट्टाने बन जाती है। फिर सवाल आता है कि सर ये तो जीव है, इनको वर्षावन क्यों बोलते हैं? वर्षावन बोलते हैं इनकी एक नेचुरल सीनिक ब्यूटी की वजह से, सिंबॉलिक रूप से इनकी अद्भुत बायोडायवर्सिटी के कारण हम लोग प्रतीकात्मक रूप से कोरल्स को क्या बोलते हैं? महासागरों के वर्षावन बोलते हैं। और बताइए आप, यानी ये पूरा डिस्कशन से एक चीज आपने समझनी है कि भाई जब आप, मैंने कहा ना, कल एक विद्यार्थी बात कर रहा था कि सर जीए में कितना करें, मतलब ही और सी वाज वेरी मच पजल कि कितना करें। तो मैंने एक ही कहा कि जो करो पूरा करो। भूगोल के 10-11 टॉपिक हैं जो जीए में बार बार पूछे जाते हैं, उसमें क्लाइमेट भी एक है, ध्यान रखना, क्लाइमेट के टाइप्स। जो करो पूरा करो बढ़िया तरीके से। जैसे कहने को तो भैया ये आप चाहे इसको विश्वतरेखीय जलवायु को आप चाहे फुटनोट में निपटा दो कि ये 0 से 10 डिग्री है, खत्म मामला, क्या है फिर? आप एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हो तो उसमें आप इसका लेफ्ट राइट पूरा अच्छी तरीके से A to Z करके जाएं, ये ध्यान रखना, तभी वहां पर बात बनेगी। तो ये दीज आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब सुनो, इसमें एक चीज और आई है, आपसे पूछा भी जाने लगा है, आपको याद होगा, यहां पर एक कंसेप्ट और ऐड कर दी गई है, बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट। तो वो भी यहां पर देख लो थोड़ा सा, इसी जलवायु से जोड़ देते हैं। बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट क्या होते हैं? व्हाट आर दी हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी, याद रखना। अब जैसे आप देखो कि हमने कहा कि भाई ये आपके अमेजन के वर्षावन है बहुत। अब अमेजन के वर्षावन यहां पर किसी ने लगाए तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में गया था वहां पर और वो पेड़ पौधे लगा के आ गया, नहीं ना। यानी यहां पर नेचुरल कंडीशन ऐसी है कि पेड़ पौधे खुद उगते हैं। तो एक डाउट भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, इनको खत्म कर दे काट कूट के, भाई वो भी तो डर है भाई। हम लोग कम थोड़ी हैं भाई, हम का मतलब पूरी मानव समुदाय, हमने वनस्पतियों को काटा है, हमने ये किया है, तभी डाउटफुल है। तो याद रखना, एक नया कॉन्सेप्ट आया यूएन का, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट। पहले तो सुनो हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट वो एरियाज हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी यानी पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत है, जैसे अमेजन टाइप के, लेकिन उनको खतरा भी सबसे ज्यादा वही है, ये दिक्कत है। यानी एक आशंका है कि ऐसा ना हो कि हम इन वर्षावनों को या इन बायोडायवर्सिटी के संपन्न क्षेत्रों को खराब कर दें, खत्म कर दें, क्योंकि हमने पहले किया है। बात समझ में आ रही है? तो हॉटस्पॉट एक
एक प्रिवेंटिव मेजर है, कहते हैं ना प्रिवेंट एंड प्रिपेयर इज बेटर देन रिपेंट एंड रिपेयर। अमेजन के वर्षा वनों में 2020 कोरोना के समय आग लगी थी, आग लगी नहीं थी, आग लगाई गई थी, ध्यान रखना। उसकी फाइनल रिपोर्ट भी आई, कुछ देशों का नाम आया उसमें, और उनसे पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्या जवाब दिया, जानकर हैरानी होगी। तभी आप सोचोगे कि ये कॉन्सेप्ट सही आया है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास वी आर डिप्राइव्ड ऑफ द लैंड एरिया। अमेजन का एरिया साउथ अमेरिका के 8 देशों में फैला है लगभग, बोलीविया, पेराग्वे, ब्राजील का बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पेराग्वे में कम है उसमें। तो उनका तर्क क्या था? तर्क ये था कि भाई हमने थोड़े से काट लिए तो क्या हो गया, ये तो दोबारा उग जाएंगे। बात तो ठीक है, ठीक क्या है कि यहां पर हमें पढ़ाई को पकड़ना है, हमें डिबेट नहीं पकड़नी है, हमें पॉलिटिक्स नहीं पकड़नी है। पढ़ाई क्या है यहां पर, ये तो फिर उग जाएंगे। क्या समझे कि वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन जो है, वो कैसा, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? क्या कहोगे? नेचुरल वेजिटेशन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। जैसे यहां के जो वनस्पति है वो रिन्यू का मतलब वो अपने आप उगते हैं, क्योंकि प्राकृतिक दशाएं ऐसी है, बारिश बढ़िया है, तापमान अच्छा है, तो और क्या चाहिए भाई? यस और नो? तो ये चीज आप जरूर याद रखें इसमें। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या? दोज एरियाज, हॉटस्पॉट्स आर दोज एरियाज विद मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी विथ मैक्सिमम थ्रेट ऑल्सो, ये ध्यान रखना। वर्ल्ड में अब तक लगभग 36 के आसपास हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें ज्यादातर इसी एरिया में होंगे, ट्रॉपिकल एरिया में। ये तो हमने इक्वेटर लिया, इसमें भी ऊपर अगर आप 15-20 डिग्री तक जोड़ दो, ज्यादातर सुंदर वनस्पति अच्छी यहीं पर है। भारत में भी आपको मैं थोड़ा ऐड कर देता हूं कि इस हॉटस्पॉट में इंडिया के भी 4 एरियाज शामिल हुए हैं। भारत से इस हॉटस्पॉट में कितने एरियाज, यानी हॉटस्पॉट का मतलब यहां पर ये दोनों चीजें, तारीफ भी हुई है कि भाई आपके पास बहुत अच्छे वनस्पति है, दूसरा शंका भी है कि इनका ध्यान रखो, काट मत देना। बात समझ में आ रही है? तो भारत में 4 हैं, कौन कौन से याद रखना। पहला पूरा हिमालय क्षेत्र, इसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरा बच्चे हमारा जो पश्चिमी घाट वाला, पूरा पश्चिमी घाट शुरू होता है गुजरात से लेकर पूरा केरला तक, पश्चिमी घाट, ये भी आपका हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरा हॉटस्पॉट बताओ भारत का, भारत भाग्य विधाता मैंने कहा अभी। तीसरा हमारा बच्चे जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे एरियाज आते हैं। इसमें भी जो अद्भुत सुंदर वन, वहां पर भी तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सदाबहार वन भारत में 3 ही जगह है, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार। ठीक, तो यहां पर तीसरा जो अंडमान आपके पूर्वोत्तर भारत वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडो बर्मा रीजन। म्यांमार के बॉर्डर से लगता हुआ जो इंडो बर्मा क्षेत्र है, याद रखना, इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, ये ध्यान रखें। और चौथा जो है वो जरूर याद रखें आप, वो है अंडमान निकोबार का क्षेत्र, जो कि आता है सुंडा रीजन में। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर सुंडा रीजन तो भारत का कोई राज्य नहीं है, यूटी नहीं है। सुंडा क्षेत्र अंडमान निकोबार से लेकर पूरा आपके इंडोनेशिया तक है। उसमें भारत का कौन सा एरिया आता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, उसमें भारत का आता है अंडमान और निकोबार का। मैं बेटा क्लास में नोट्स बहुत बनवाता हूं, मेरे विद्यार्थी इसके गवाह है। कई बार बच्चे थक भी जाते हैं कि सर आप इतना पढ़ाते हो और इतना लिखाते हो। लिखाता मैं इसलिए हूं क्योंकि किताबें बेटा ऑलरेडी भरी पड़ी है, ये पीडीएफ बुकलेट्स ये मार्केट भरे पड़े हैं इनसे, और वो आपको भी पता है कि वो आप नहीं पढ़ते हो ना। उसको सारी किताबों को पढ़ा जाना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बिल्कुल नहीं। लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट हमेशा रखो, कम कंटेंट हो, क्वालिटी कंटेंट हो, सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज, ये ध्यान रखना। तो मेरे जो नोट्स हैं अभी तो आपको परेशान कर देंगे, इतना लिखा रहे हैं, इतना लिख कैसे करें क्या है, लेकिन जब आप एग्जाम, अगर इनको आप पढ़ के चले गए और अगर आपने कल एग्जाम में 2 दिन इनको कायदे से रिवाइज कर लिया, तो भैया ज्योग्राफी में बल्ले बल्ले, इसको आप लिख लीजिएगा ताम्रपत्र पे। ठीक है, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो मेहनत के पीछे फायदा, यानी कहते हैं ना, मेहनत करोगे तो बेटा उसका फायदा जरूर होगा। स्पून फीडिंग कभी सफलता नहीं देगी, ये जरूर याद रखना कि बस सुने जा रहे हैं, ना तो कुछ लिख रहे हैं ना कुछ रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर है ना थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें दिक्कत होगी। तो एक बार मेहनत कर लो कायदे से। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ये हमने बात करी इक्वेटोरियल क्लाइमेट की, यानी विषुवतरेखीय जलवायु की। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, देखो आपको 90 तक जाना है, 10 डिग्री से 20 डिग्री आगे बढ़ते हैं। इनको हमने क्या नाम दे रखा है? 10 डिग्री से 20 डिग्री जो एरिया है, ये वाला प्यारे अभ्यर्थियों, इस जलवायु क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया है? इसके नीचे हमने बात की है कौन सा है आपका
इसके नीचे तो आपका पूरा है कौन सा, विषुवत-रेखीय क्षेत्र। तो 10 डिग्री से 20 डिग्री इस तरीके से आप 90 तक जाइएगा, ताकि एक तो क्या होगा कि आपको क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा जलवायु क्षेत्र कितने कटिबंध पर है, कितने लेटीट्यूड पे है, उसका कंपेरेटिव एनालिसिस आपके लिए आसान रहेगा। अदरवाइज है ना, कई बार तो कंफ्यूजन ही रहेगा कि ये है कहां पर, या इसका आइडेंटिकल जो लोकेशन है वो कहां पर है ना। तो कंसेप्ट के आधार पर इसको आगे बढ़ाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर के बाद हम बात करते हैं दूसरे वाला, कौन सा भाई, इसको क्या नाम दें, 10 डिग्री से 20 डिग्री बेटा ये जो जलवायु है इसे हम बोलते हैं, याद रखना, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल सवाना जलवायु, ट्रॉपिकल सवाना जलवायु। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कौन सा, इसका बिल्कुल ब्रैकेट में इसके अक्षांश जरूर लिखते चलना ताकि आपको याद रहे। जैसे इक्वेटर पे आप इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आपने लिखा था 0 से 10 डिग्री, ट्रॉपिकल सवाना जलवायु में लिख लो कौन सा, 10 डिग्री से 20 डिग्री। दोनों गोलार्ध याद रखना, उत्तर और दक्षिण दोनों, उत्तर और दक्षिण दोनों, ये याद रखना। क्लियर, 10 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अब इसमें क्या याद रखें, एक बार आपको बता दूं, एक बार पूछा गया कि भाई कौन सा क्लाइमेट है दैट इज सैंडविच बिटवीन टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, उसमें ऑप्शन ये भी था, यही सही है। क्या पूछा कि कौन सा जलवायु है जो दो एक्सट्रीम जलवायु के बीच में है। एक्सट्रीम का मतलब है अति, या तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म। सुनो ये देखो, आपको ये इसके नीचे कौन सा है, ये जलवायु कौन सा था बेटा, ये था आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट जिसकी हमने बात कर ली है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में गर्मी पड़ती है, बिल्कुल बारिश होती है, बिल्कुल। क्या ये सूखा एरिया, नहीं। इसके ऊपर आगे हम बढ़ेंगे 20 डिग्री से 30 डिग्री, जिसको आगे हम करेंगे। ये वो एरिया जहां पर आपके कौन से डेजर्ट है, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये पूरा का पूरा एरिड एरिया 20 से 30 डिग्री का, जहां पर ज्यादातर आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट है, मरुस्थल एरिया है। यस और नो भाई, यहां पर क्या होती है, बारिश कम होती है 20 से 30 डिग्री। इसको तीसरे में मैं पढ़ाऊंगा, तीसरे टाइप में। ये हमारा कौन सा चल रहा है, नंबर 2 चल रहा है। क्या समझे, सैंडविच देखिए आपने, सैंडविच, दो ब्रेड के बीच में आपने बटर पेपर लगा, वो आलू आलू लगा दिए, सारे सैंडविच बन गई। तो वैसे ये जो आपकी बेचारी ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है, ये भी तो सैंडविच है, किसके बीच में फंसी हुई है, एरिड ऊपर एरिया है, इसके पड़ोस में नॉर्थ में इसका एरिड सूखा एरिया है, जहां पर क्या होती है, बारिश कम होती है। इसके दक्षिण में क्या है, ज्यादा बारिश वाला एरिया, इक्वेटर। तो दोनों के बीच में है। यस और नो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, वी कॉल इट ट्रांजिशनल क्लाइमेट। इस जलवायु को क्या कहा जाता है बच्चे, ट्रांजिशनल क्लाइमेट, यानी संक्रामक जलवायु। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब है बिल्कुल बॉर्डर पे, अपोजिट दो, एक गर्म क्षेत्र इसके ऊपर है, इसके दक्षिण में ध्यान रखना इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, वैसे यहां पर भी साउथ में भी, इसलिए इसको हम ट्रांजिशनल यानी दो जलवायु के मध्य। अब यहां पर ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सूखापन भी नहीं है, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं होती है। ये मॉडरेट बारिश वाला एरिया है, यानी एक दोनों का जोड़ या औसत आप बता सकते हो। हमें यहां पर मूलतः जीए में क्या पूछा जाता है, ये एरिया जाना जाता है बेटा, ये एरिया यानी दोनों गोलार्धों में 10 से 20 डिग्री दोनों में है, ध्यान रखना। एक में, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जितने जलवायु हैं ये आपको जो उत्तर में मिलेगा वो दक्षिण में भी है, एक्सेप्ट टेगा और टुंड्रा। टेगा और टुंड्रा कौन से हैं, जो 60 डिग्री से ऊपर हैं सारे। वो दक्षिण में क्यों नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण में 60 डिग्री के नीचे पानी पानी है, और इन क्लाइमेट को हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, महाद्वीपीयता के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए अगर आप ये कहें कि भाई टेगा और टुंड्रा लिटरली दक्षिण गोलार्ध में नहीं मिलते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये सारे मिलेंगे। तो एक ये जाने जाते हैं अपने ग्रासलैंड के लिए, ध्यान रखना। ये जो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है, ये सवाना वर्ड आपके अफ्रीका के सूडान क्षेत्र से लिया गया है। तो सवाना आइडेंटिकल टू द अफ्रीका, ये ग्रासलैंड का मतलब है घास स्थल। और ऑब्वियसली इन घास स्थल को क्या बोलेंगे भाई, ट्रॉपिकल बोलोगे या टेम्परेट बोलोगे, बताओ। 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में जो घास के मैदान हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप टेम्परेट ग्रासलैंड बोलोगे या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलोगे। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल बोलेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है। ट्रॉपिकल लगभग, ट्रॉपिकल एग्जैक्ट मतलब है कर्क रेखा मकर रेखा का एरिया, लेकिन तकरीबन 30 डिग्री के नीचे नीचे पूरा ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो यही जीए में आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल में आप क्या क्या बताओगे, देखो एग्जाम्पल में बताना, सवाना कैसा ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल है, यानी इसी जोन में है, 30 डिग्री के अंदर अंदर है। और याद रखना कानोज,
कहां के ग्रासलैंड है, ये भी अफ्रीका के हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। एक आप कह देना सेल्सबर्ग, सेल्सबर्ग जो ग्रासलैंड है वो भी क्या आपके अफ्रीका के। ये तीनों अफ्रीका के ट्रॉपिकल, यानी वही आपके 10 से 20 डिग्री। अगर आप वर्ल्ड में जाओगे तो लेटिन अमेरिका में जो 10 से 20 डिग्री का एरिया, वहां पर भी यही क्लाइमेट होगी भाई, ठीक है। तो कुछ ग्रासलैंड में आपको और लिखा देता हूं ताकि याद रहे। ये अफ्रीका के हैं तीनों के तीनों, ध्यान रखना, ये तीनों अफ्रीका के ग्रासलैंड है। लेटिन अमेरिका में आप लिख दो एक तो लानोज, LLANOS, लानोज कैसे, ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। लानोज ग्रासलैंड जो है, घास के मैदान, घास स्थल, वो ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है? पहले क्या कहोगे, पहले कहोगे कि वो ट्रॉपिकल है, लानोज। उसके अलावा एक और लिख लो इसमें, केम्पोज, लानोज और बेटा केम्पोज। ये जो ग्रासलैंड है, ये आपके कौन से ग्रासलैंड है, ये है बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड, यस और नो। बाकी टेम्परेट जो ग्रासलैंड है वो आपको कहां मिलेंगे अभी बता देता हूं। इसके साथ ही 30 डिग्री से 40 डिग्री आप जाओगे तब आपको जलवायु मिलेगी भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट, जिसकी अभी बात करेंगे। और 40 से 55 डिग्री का बेटा जो एरिया है, यह है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड का एरिया। तो ये ग्रासलैंड अलग है जो आपने सुने होंगे, कौन कौन से, जैसे मैं इसको वर्बली बोल देता हूं ताकि मिक्स ना हो सारी चीजें। जैसे प्रेरी है, वो ट्रॉपिकल नहीं है, प्रेरी अमेरिका कनाडा के टेम्परेट ग्रासलैंड है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपका जो दूसरा है पंपाज, वो ब्राजील अर्जेंटीना के टेम्परेट है। वेल्ड अफ्रीका के, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के, स्टेपी आपके यूरेशिया के, पुस्ताज हंगरी के, ये सारे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय। तो देयर इज ए डिफरेंस, मेक इट क्लियर, दोनों में अंतर है। क्लियर हो गया इतना जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से, बिल्कुल आज बिल्कुल नॉन स्टॉप में, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन इस पे रहे, बिल्कुल इतना क्लियर है, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 भाई, बिल्कुल। तो ये यहां पर देखो टेम्परेट ग्रास, यानी आप 20 डिग्री तक पहुंच गए, अब इसको हटाओ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यानी दो क्लाइमेट आपने डिस्कस कर लिए जर्नल पेपर के हिसाब से, 0 से 10 डिग्री में आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और 10 डिग्री से 20 डिग्री में आपका, ध्यान रखना, जो है सवाना क्लाइमेट। अब चूंकि समय की अपनी सीमाएं, मैं कुछ सवाल भी यहां पर लूंगा, तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी हम चीजें सीखेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट को मैं पूरा कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई कौन सा क्लाइमेट जो है, इनके ऊपर और कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। तो 20 डिग्री से ऊपर आप थोड़ा कायदे से देखना, 20 डिग्री तक तो पहुंच गए ना हम लोग, तो 20 से 30 डिग्री ये जो जलवायु है बेटा, मैं एक ही गोलार्ध में लिख देता हूं इसको, एक गोलार्ध में ये रहेगा, दोनों में ध्यान रखना, ऐसे ही आपको दक्षिण में बनेगा, मैं एक में बता देता हूं। 20 से 30 डिग्री में ये जो जलवायु है बच्चे, इसे कहा जाता है, ये है ट्रॉपिकल एरिड जलवायु, सूखी जलवायु। यानी इसमें आप कोडवर्ड क्या डालोगे, ये सारे के सारे आपके मरुस्थल वाली जलवायु है। ज्यादातर जो हमारे डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल, जैसे सहारा, थार, ये कभी भी चेक कर लेना, 20 से 30 डिग्री में मिलेंगे आपको, ठीक है। इसको हम ट्रॉपिकल एरिड जलवायु या डेजर्टिक जलवायु बोलते हैं। 3 टाइप हो गए। उसके बाद बेटा 30 डिग्री से 40 डिग्री, ये जो क्षेत्र है 30 से 40 वाला, ये वो एरिया है जहां पर आपने सुने होंगे जो खट्टे फल वाली जलवायु है, जहां पर आपके खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट, अंगूर, नींबू, या आपके ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सारे बहुत ज्यादा होते हैं। ये वही क्लाइमेट है। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है मेडिटरेनियन क्लाइमेट। क्या नाम है, मेडिटरेनियन क्लाइमेट, याद रखना। और ये जो मेडिटरेनियन क्लाइमेट है, इसका जोन कौन सा है, ये वाला ही है भाई, ठीक है, ये 30 से 40। इसके बाद ध्यान रखना 40 से 55 आ जाएगा, ये 55 से 70 आ जाएगा, और 70 से, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूं कि इनमें क्या फंडा है भाई। ये आपका 30 से 40 कौन से करोगे, ये है भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी वही खट्टे फलों वाली जलवायु जो आपके 30 से 40 डिग्री क्षेत्र में ज्यादातर मिलती है। 40 से 55 डिग्री वाला ये वो है जिसको हम बोलेंगे बेटा शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी ग्रासलैंड जलवायु, टेम्परेट ग्रासलैंड। अब ध्यान रखना, टेम्परेट ग्रासलैंड ये हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये हैं 10 से 20 डिग्री वाले। तो ग्रासलैंड आपको दो जगह पूछे जाते हैं। 10 से 20 डिग्री में जो ग्रासलैंड है वो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, याद रखना। और 40 से 55 में जो घास के मैदान है, प्रेरीज, स्टेपी, वेल, डाउन, कैंटरबरी, पुस्ताज, ये सारे
पंपाद, ये सारे शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड है। ठीक है, 55 से विद्यार्थियों 55 डिग्री से याद रखना 70 डिग्री की जो जलवायु है इसे हम बोलते हैं टेगा जलवायु, टेगा जलवायु। और 55 से 70 और 70 से 90 की जो जलवायु है प्यारे बच्चों, इसे हम बोलते हैं टुंड्रा जलवायु, इसे हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा जलवायु। तो ये 5-7 मुख्य टाइप्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको जरूर याद रखने चाहिए इसी फॉर्मेट में। टुंड्रा का मतलब लिटरली क्या है, टुंड्रा का मतलब है कि भाई यहां पर तापमान कभी भी साल में, चाहे जनवरी हो चाहे जून हो, चाहे जून में भी आप चले जाओ, जब जून में हमारे स्कॉर्चिंग हीट होती है, प्रचंड गर्मियां होती है, तब भी यहां पर तापमान कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। और सर्दियों में तो -40 -50 आम है। तो टेम्परेचर विल नेवर गो बियॉन्ड 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी नहीं जाता है। कोई भी महीना हो 10 डिग्री से नीचे ही रहेगा। यह है टुंड्रा। इतनी ठंड में आपको पता है कोई वनस्पति नहीं होगी, बहुत कम वनस्पतियां हैं। और याद रखना यहां पर आपके एस्किमो है, वो रेंडियर को पालते हैं, ये सारा रेंडियर की भूमि भी इस टुंड्रा को बोलते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो आज थ्योरेटिकली मैंने यहां पर मूलतः आपको 2 क्लाइमेटिक टाइप बताए हैं डिटेल में, लेकिन आपको ये पूरा फॉर्मेट ये ताकि आप है ना एक दिमाग में रहे कि मेजर जो क्लाइमेट, देखो सब्जेक्ट में जब हम बात करते हैं तो इसमें आप माइक्रो क्लाइमेट जैसे कोपेन ने दिए हैं, थानथ्वेट ने दिए हैं, वो डिटेल में देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ द क्लाइमेट्स, बट मेजर जो क्लाइमेट है कम से कम इस ग्लोब में लैटिट्यूडनल वाइज ये महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक टाइप्स आपको जरूर याद रखने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर है? तो आर यू रेडी फॉर सम क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप पूरा याद रखना। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन इक्वेटर का किया, ये भी आपको जरूर याद रखना, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको हर तरीके से, ये है ना, हर बिल्कुल सारी चीजें। सो आर यू रेडी फॉर सम क्वेश्चंस टू टेस्ट नाउ? अब थोड़ा टेस्ट ले लिया जाए भाई आप सबका, जल्दी से कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो भाई, पहला सवाल आपके लिए यहां पर क्या है, इनमें से किस क्षेत्र को रेंडियर की भूमि कहा जाता है, बताओ। क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में ही मैंने आपसे पूछा, अलग से नहीं पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रेंडियर? इट इज द इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक क्षेत्र, या टेगा क्षेत्र, या टुंड्रा क्षेत्र, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र? बताइए भाई जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाउ आई कैन सी ईच एंड एनी ऑफ यू, सारे लोगों को मैं यहां पर देख सकता हूं। बिल्कुल भाई, किस क्षेत्र को रेंडियर की भूमि कहा जाता है? तो ये आप याद रखना, रेंडियर आइडेंटिकल टू दी टुंड्रा रीजन। ये जो टुंड्रा प्रदेश है, ये रेंडियर एक जीव होता है, ध्यान रखना। आप इसको देख भी सकते हैं, मूवीज में भी देख सकते हैं खासकर। और ये जो एस्किमो लोग होते हैं, ये गाड़ी रखते हैं स्लेज, उस पे ये घूमते हैं, फिसलते हैं उस पे, और उस गाड़ी को खींचने का काम 2 रेंडियर करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। और ये बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ही हार्श क्लाइमेट है। जैसे मैंने कहा कि सर्दियों में यहां पर तापमान -30, -40, -50 तक है, और गर्मियों में भी इवन इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ मई एंड जून द टेम्परेचर विल नेवर गो बियॉन्ड 10 डिग्री सेल्सियस। यहां पर तापमान है वो कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये है आपका टुंड्रा। टुंड्रा से थोड़ा सा कम ठंडा, हालांकि वो भी बहुत ठंडा है, रिलेटिवली जो इससे माइल्डर है वो है टेगा रीजन। अब बताओ, मैंने अभी आपको बताया था टेगा पहले आएगा टुंड्रा पहले आएगा? पहले टेगा, 55 से 70 डिग्री टेगा, और 70 से 90 डिग्री आपका टुंड्रा। क्लियर है ये वाली बात? और एक चीज ये भी याद रखना कि जब आप बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट में मेजर रूप से टेगा और टुंड्रा दोनों क्लाइमेट जो है, ये मेनली हम क्या बोलते हैं, दीज आर टू बी स्टडीड ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में नहीं मिलती है, कारण क्योंकि इनका जो जोन है वो दक्षिणी गोलार्ध में पानी के अंतर्गत है। पानी में पड़ के इसको क्या करना है भाई, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन वर्षा के लिए कौन सी जलवायु जानी जाती है, बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय द विंटर रेन? तो ये आप जरूर याद रखें। अभी मैंने 2 को डिटेल में लिया था, सवाना को और इक्वेटर को। मेडिटेरियन को मैंने डिटेल में लिया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं बेटा। ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ये मैंने आपको जरूर बता दिया है कि ये आपको कहां मिलती है, 30 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, 30 से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण में। तो ये देखिएगा, ये वाला एरिया है पूरा, ये जो पूरा एरिया मेडिटेरेनियन का है। मेडिटेरेनियन नाम क्यों है? ये आपका मेडिटेरेनियन सागर है, यूरोप और अफ्रीका को बीच वाला, ये इसका बड़ा एरिया, इसके नाम पर इसका पहचान है। उसके अलावा एक क्षेत्र, दूसरा अमेरिका का कैलिफोर्निया, तीसरा याद रखना ये वाला अर्जेंटीना, सेंट्रल चिली, उसके अलावा अफ्रीका का ये वाला एरिया, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी। ये 5-6 क्षेत्र है जहां पर आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलती है। ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। इसकी विशेषता क्या है? एक तो
विंटर रेनफॉल। यहां पर बेटा जो बारिश होती है वो कब होती है? सर्दियों में होती है। आपको याद होगा, भारत के भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि भारत में कई बार जो विंटर में होने वाली बारिश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जनवरी फरवरी में जो बारिश होती है वो बेसिकली हमारे पश्चिम में ये जो भूमध्य सागर है यहां पर उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों की वजह से ही होती है। कारण, क्योंकि यहां पर बेसिकली बारिश कब हो रही होती है? विंटर में। कई बार वो काउंटर जो साइक्लोनिक वेव्स हैं वो हमारे बिल्कुल उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, राजस्थान, इवन हरियाणा, गंगानगर वगैरह, वहां पर भी बारिश कर देती है। आपने पढ़ा भी होगा। भारत में इस शीतकालीन वर्षा को कई जगह मावठ कहा जाता है। ये जो विंटर रेनफॉल होती है कई जगह इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज, इट इज कॉल्ड मावठ। तो मावठ क्या है? ये विंटर रेनफॉल यानी जो शीतकालीन वर्षा है जो कि पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है। अब सर्दियों में कौन से फल फ्रूट्स हम लोग खाते हैं? सर्दियों में कौन से फल आते हैं बताओ? तरबूज तो नहीं आएंगे सर्दियों में। सर्दियों में आते हैं ऑरेंज, संतरे, आपके अंगूर, ये सारे, है ना। तो यहां पर ऑब्वियसली उस तरह के खट्टे फल ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहां इसको, दिस क्लाइमेट इज ऑल्सो नोन माई डियर फॉर दी सिट्रस फ्रूट। खट्टे फलों के लिए ये जलवायु बहुत जानी जाती है। खट्टे फलों में भी है ना, जो अंगूरों की खेती यहां पर बहुत होती है। अंगूरों की खेती क्या कहलाती है? विटिकल्चर। अंगूर से क्या बनता है? शराब बनती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है 30 से 40 भूमध्य सागरीय जलवायु, पूरी दुनिया में जितना शराब का उत्पादन होता है 70% वाइन प्रोडक्शन, 70% शराब का उत्पादन अकेले आपको इन्हीं एरिया से देखने को मिलता है। अकेले आपको इसी क्षेत्र से देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी चीजें आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में जरूर याद रखनी चाहिए। तो लगे हाथ देखो, 3 टाइप हो गए हमारे, 0 से 10 इक्वेटोरियल क्लाइमेट, 10 से 20 ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, 20 से 30 ये ध्यान रखना एरिड वाला रेगिस्तानी, और 30 से 40 आपका ये वाला है। इसको भी मैंने आपको डिटेल में यानी जीए के पर्सपेक्टिव से पूरा आपको बता दिया है। सिट्रस फ्रूट याद रखना, विटिकल्चर याद रखना, अंगूरों की खेती, खट्टे फल और विंटर रेनफॉल ये। और टफ नोट पे अगर मान लो टीजीटी पीजीटी का स्टूडेंट अगर जा रहा है तो उसको आपको जीए में ये सवाल भी मिल सकता है कि भाई ये इनका एरिया कहाँ है, क्योंकि ये हर क्षेत्र में नहीं है। जैसा आपका इक्वेटर पूरी दुनिया में था, लेकिन ये कुछ एरियाज हैं। तो इसमें आपका एक तो है ये वाला भूमध्य सागर, दूसरा है अमेरिका का कैलिफोर्निया क्षेत्र, ये जलवायु अमेरिका कैलिफोर्निया, तीसरा ये मिलती है साउथ अमेरिका के केंद्रीय चिली वाले क्षेत्र में, चिली जो कंट्री है उसका केंद्रीय भाग, चौथा है वो साउथ अफ्रीका का बेटा केपटाउन क्षेत्र, और लास्ट जो है वो है आपका कौन सा? साउथ और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। साउथ और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी आपको यह जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं यहां पर। अभी हमने बात की मेडिटेरेनियन की, उसी से आपको थोड़ा चेक, सारी चीजें मैंने बताई आपको। बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन्स, है ना। ये ध्यान रखना कि भाई विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में जो मेन उसकी जो विशेषताएं हैं उनमें से कौन सी आपको यह बताना है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की क्लाइमेटिक विशेषता मैंने आपको बताई, आपको यह बताना है इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक्सेसिव हीट एंड दी हाई ह्यूमिडिटी, कि भाई यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं इससे। क्यों गर्मी ज्यादा होगी? क्यों भैया? गर्मी इसलिए होगी क्योंकि यहां पर तापमान बढ़िया है, इंसोलेशन अधिक है। हाई ह्यूमिडिटी क्यों होगी? डेली बारिश होगी। भाई डेली बारिश हो तो हवा में चिपचिपापन तो होगा, डेली बारिश हो तो ध्यान रखना यहां पर क्या होगा? हवा में मॉइस्चर तो होगा। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रिविलेंस ऑफ बैक्टीरियाज एंड इंसेक्ट पेस्ट, कि यहां पर आपको जीवाणु और कीट वगैरह, इसलिए हमने इसको मलेरिया क्लाइमेट कहा था। ये भी बिल्कुल ठीक है, इससे भी मैं सहमत हूं। तीसरा ध्यान से देखना, रेपिड डिटेरियोरेशन ऑफ द ट्रॉपिकल सॉइल, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यह भी आपको बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट बता के जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा है कि भाई उष्ण कटिबंधीय मिट्टी का तेजी से क्षरण, रेपिड डिटेरियोरेशन ऑफ द ट्रॉपिकल सॉइल्स, ट्रॉपिकल सॉइल का रेपिड तरीके से यानी बहुत तेजी से डिटेरियोरेशन यानी क्षरण। यह भी सही है। क्यों सही है वो मैं आपको बताऊंगा। इनमें ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। बेटा याद रखना, आपको पता है कि भाई यहां पर डेली बारिश होती है, बारिश होगी तो क्या होगा? पानी पड़ेगा जमीन पे, जमीन पे पानी पड़ेगा यानी मिट्टी पे, कुछ पानी का तो इवोपरेशन हो जाएगा गर्मी की वजह से, कुछ पानी है वो धरातल में रिसेगा, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ठीक है, तो ज्यादा बारिश है, डेली बारिश है, इसका मतलब है कि मिट्टी के पोषक तत्व यहां पर कम है। क्यों? क्योंकि ज्यादा बारिश से जो पानी का परकोलेशन हो रहा है उसके साथ मिट्टी के पोषक तत्व जो
वो सारे क्या है, धीरे धीरे यहां से नीचे रिसाव हो रहे हैं। तो ऊपरी मिट्टी जो है, जो टॉप सोइल है, ध्यान रखना, उसमें आपको यहां पर क्या है, रिलेटिवली जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जैसे सिलिका, लाइम, पोटास, नाइट्रेट, ह्यूमस, इनका क्या होगा, रेशियो कम हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ज्यादा बारिश से भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा बारिश क्या करेगा, मूलतः मिट्टी के पोषक तत्वों को कम कर देगा। तो ये तीनों सही है। तो थैंक यू सो मच। एक बार पुनः आपको भारत के, हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे मैंने कहा कि आपको जो अध्ययन डेज का आज 15 तारीख है, और कल तक आपको अध्ययन डेज का यहां पर क्या मिलेगा, पूरा का पूरा हेवी डिस्काउंट के साथ ये पूरा ऑफर चल रहा है ना। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप फॉरवर्ड करिएगा, और जो आपका कोर्स, उसको वही आपको कोड लगाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आजादी स्पेशल ये क्लास आपको कैसी लगी। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मिलेंगे अगली क्लास में कल। टेक केयर, बाय बाय।